अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को आपने काफ़ी डिटेल में अब देख लिया था। अब हम डेली लाइफ यूजेस देखेंगे, कैसे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कमर्शियल स्केल पे एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज की एग्जांपल दी गई है। फूड इंडस्ट्री में जनरल फूड आइटम्स बनाने के लिए, जैसे कि बन्स और ब्रेड्स बनाने के लिए हम एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम्स जो गिवन स्टार्च है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करे इनटू शुगर, ठीक है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दे। ठीक, तो इस तरह के एंजाइम्स फूड इंडस्ट्री में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इंडस्ट्री है ब्रूइंग इंडस्ट्री, कि असल में जूसेस बनाती है, ड्रिंक्स बनाती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, स्टार्च और प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए हमें रिएक्शंस करने के लिए क्या करना है, कोई हमें एजेंट चाहिए जो कि स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे इनटू आर डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक, जो कि जूसेस में और एनर्जी ड्रिंक्स में हम शामिल कर सकें। ठीक है, तो असल में कुछ एंजाइम्स जो नेचुरली हमारी बॉडी में स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते थे, वो एंजाइम्स ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ब्रेवरीज में यूज किए जाते हैं टू ब्रेक द स्टार्च एंड प्रोटीन। ठीक है, ताकि हम उससे लेटर ऑन एल्कोहल्स बना सकें, और एल्कोहल्स का हमारी बहुत सारी ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स में इसका बहुत सा इसका पार्ट डाला जाता है। ठीक है, तो पेपर इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि आप पल्प से, वुड से पेपर बनाते हो। ठीक है, वहाँ पे स्टार्च भी यूज होता है, तो वहाँ पर भी पेपर इंडस्ट्री में भी स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्टार्च को ज़रा लेस थिक बनाने के लिए, ज़रा सा थिन बनाने के लिए, ज़रा लेस विस्कस, कम गाढ़ा करने के लिए, इसकी थिकनेस कम करने के लिए, ताकि ये पेपर हमारा प्रॉपर प्रिपेयर हो सके, इसके लिए भी हम एंजाइम्स यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद डिटर्जेंट क्या होता है, नेक्स्ट इज द डिटर्जेंट। ठीक, ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने वाली। ठीक है, अब कुछ कुछ हमारे जो क्लॉथ के ऊपर अक्सर हमारे जो स्टेन्स लग जाते हैं, उनमें ज़्यादातर खाने के होते हैं। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, हमारे खाने में, हमारे फूड में क्या होता है, प्रोटीन होती है, स्टार्च होता है। ठीक, तो प्रोटीन और स्टार्च के जो स्टेन्स होते हैं वो अगर ड्राई हो जाएं तो वो नॉर्मली किसी माइल्ड डिटर्जेंट से रिमूव नहीं होते। ठीक है, तो कोई ऐसा एफिशिएंट डिटर्जेंट चाहिए जो कि इजीली, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और जो कि इजीली विदाउट डैमेजिंग द क्लॉथ्स वो उन प्रोटीन और स्टार्च के स्टेन्स को रिमूव कर सके। तो हमें पता है कि एंजाइम प्रोटीन और स्टार्च को ब्रेक कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उन क्लॉथ्स के ऊपर वो एंजाइम्स अप्लाई करें, अपने डिटर्जेंट में कुछ एंजाइम्स ऐड करें जो कि उन प्रोटीन के स्टेन को रिमूव कैसे करेंगे। जो प्रोटीन वहाँ पे स्टिक हो गई है हमारे क्लॉथ पे, तो वो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देंगे, प्रोटीन रहेगी ही नहीं, प्रोटीन डिजोल्व होकर ख़त्म हो गई। ठीक है, सही, इसी तरह स्टार्च भी डिजोल्व हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया। अब एंजाइम्स क्योंकि स्पेसिफिक इन एक्शन है, वो प्रोटीन के लिए है, तो वो सिर्फ प्रोटीन को टारगेट करेगा, वो कभी भी क्लॉथ के मटेरियल को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में असल में कुछ डिटर्जेंट्स इस तरह के हैं जो कि जिनमें हम एंजाइम्स इनकॉर्पोरेट करते हैं खुद ऑन पर्पस। ठीक है, ताकि प्रोटीन और स्टार्च के स्टेन्स इजीली रिमूव हो सके विदाउट डैमेजिंग द क्लॉथ। ठीक है, सही, तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हैं। पेप्सिन इज द एंजाइम विच ब्रेक्स द प्रोटीन। ठीक है, तो वो प्रोटीन का स्टेन रिमूव करने के लिए यूज होगा। Amylase is another enzyme which break down the starch. ठीक है, तो वो स्टार्च का स्टेन रिमूव करने के लिए यूज होगा। ठीक, ये आपके पास थोड़े से यूजेस थे इंडस्ट्रियल लेवल पे एंजाइम्स के। ठीक है, आर्टिफिशियली हम एंजाइम को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेचुरली हमारी बॉडीज में तो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एक एंजाइम का क्या काम है, अगर एक रिएक्शन हो रहा है, दिस इज द रिएक्टेंट, और इससे हमने बनाना है प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट 100 मॉलिक्यूल्स हमने अगर ऐड किए हैं, तो ये जल्दी जल्दी से 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली नेचुरली ये थोड़ा स्लोली होगा, मे बी 20 ही मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो सके, मजीद ना हो सके। ठीक है, मे बी 20 आवर्स ले लें। ठीक, तो हम इसको स्पीड अप, हम जस्ट एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए
फास्ट करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए एंजाइम्स इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, एंजाइम का ये काम है ना, एक रिएक्शन को स्पीड अप करना। ठीक, तो किसी रिएक्शन के रेट के ऊपर अगर एंजाइम एक रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो क्या एंजाइम के फंक्शन को कुछ इफेक्ट होगा, ये हमने देखना है अभी। ठीक है, हम एनवायरनमेंट में एसिड या बेस मिला दें, यहाँ बहुत सारा एसिड आ जाए, एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाए, तो क्या एसिडिक एनवायरनमेंट में एंजाइम इजीली वर्क कर सकेगा या नहीं, वो इसी रेट में इस रिएक्शन को कैरी करा सकेगा या नहीं, ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स which influence the activity of enzymes। ठीक है, सही। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक, अब टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दिस इज द सबस्ट्रेट फॉर अ स्पेसिफिक एंजाइम और एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जा रहा है। ठीक है, अगर हम इस सिस्टम का, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब स्टार्ट में स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंजाइम को, सबस्ट्रेट को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, एंड टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो हम असल में क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट में मोर और मोर एनर्जी आएगी। फिर क्या होगा, जब ऑलरेडी इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी तो ये खुद ब खुद चेंज हो सकता है इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम के पास भी एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा, द रेट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसको एंजाइम स्पीड अप कर रहा था वो मजीद उसका रेट इंक्रीज जाएगा, वो मजीद स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो रेट भी, रिएक्शन रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी फास्ट हो जाती है। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर एंजाइम को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर हम एक ग्राफ की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें, ये है टेम्परेचर स्केल। ठीक, और यहाँ पर है रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्शन कितनी स्पीड पे हो रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या बता रही है, इनडायरेक्टली हमें एंजाइम की एक्टिविटी ही बता रही है ना। ठीक है, फास्ट रिएक्शन मींस एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, स्लो रिएक्शन मींस एंजाइम इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, सही। तो अगर हम इसका रेट ड्रॉ करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर, सपोज दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इस तरफ को जाओ, अगर हम इस तरफ को मूव करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, और दिस इज 10 मॉलिक्यूल्स पर मिनट वो यूज हो रहे थे, इस तरह यहाँ पर आके 20 मॉलिक्यूल्स पर मिनट चेंज होना शुरू हो गए, मतलब अब ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद 30, सपोज हम मैं सपोज वैल्यूज ले रही हूँ कि सपोज इस तरह से रेट इंक्रीज हो रहा है और इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, ठीक है, मुझे जाना है इस तरफ ताकि मैं 20, 30 डिग्री, 40 डिग्री तक जाऊँ। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, मुझे एक इस तरह से डायगोनल लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट पर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर था तो रेट भी कुछ लो था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 20 डिग्रीज पे तो रेट कैसा हो गया, रेट भी हाई हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ तो इस पॉइंट पे देखो रेट और हाई हो गया है। ठीक है, तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिट आती है अबाउट 37 डिग्रीज। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर
जिसके बाद हमारे एंजाइम्स वर्क नहीं कर सकते। यानी इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमारी बॉडी का होगा, 38 डिग्रीज भी होगा, तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक 37 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे एंजाइम्स मैक्सिमम वर्क करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या, हम जब 40 डिग्रीज तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट तो डिक्रीज हो रहा है। ये क्या बात हुई भाई, ये तो 30 से कम हो गया, क्यों? फिर हमने टेम्परेचर और इंक्रीज करके देखा, 50 डिग्री कर दिया सिस्टम का टेम्परेचर, रेट और डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर तो अभी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज नहीं हो रहा? क्योंकि देयर इज अ लिमिट। एंजाइम्स किसी खास टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हो आप, लेकिन क्या हो रहा है, एंजाइम के खुद के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, एंजाइम का खुद का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक चीज डिस्ट्रॉय हो गई तो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है, तो एंजाइम्स आर सेंसिटिव फॉर द टेम्परेचर। ठीक है, और वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का रेट सबसे हाई होता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपके पेपर में, ज़रूर मॉर्निंग या इवनिंग किसी एक शिफ्ट के पेपर में ज़रूर आती है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम कैन परफॉर्म एट इट्स बेस्ट। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं? द ऑप्टिमम टेम्परेचर। द 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। ठीक, 37 डिग्री से 1 डिग्री भी राइज करेगा तो एंजाइम का की एक्टिविटी ज़रा स्लो हो जाएगी, और कम और कम और कम, और फिर वो एंजाइम्स सारे के सारे डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? एट हाई टेम्परेचर, ये जो पोर्शन है 37 डिग्री से अबव जितना भी टेम्परेचर हमने दिया, इस टेम्परेचर पे एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स स्टार्ट डीनेचरिंग, या बॉन्ड्स ऑफ एंजाइम स्टार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, डीनेचर का यह मतलब है एंजाइम्स स्टार्ट डीनेचरिंग और break down in their own bonds. ठीक है, at higher temperature, higher than the optimum temperature, enzymes start break down in their own bonds. ठीक है, they start destroying their structure. ठीक है, this destruction of the enzyme structure at high temperature is called denaturing of an enzyme. कितनी टर्म्स देखी हैं अभी हमने? ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, above the temperature above optimum temperature causes the destruction of the enzyme structure. This destruction of the enzyme structure is called denaturing. ठीक है, and the maximum temperature at which an enzyme can perform at its best rate, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, लेस देन ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो एंजाइम का रेट थोड़ा, एंजाइम का फंक्शन थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसको अपने अच्छे तरीके से याद करना है।